जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम चर्चा करते हैं बुद्ध की जातक कथाओं पर। हमारे साथ मौजूद रहते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने की बुद्ध की जातक कथाओं पर गहन अध्ययन किया है, एक शोध किया है, जिसके माध्यम से वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जातक कथाओं के द्वारा हम किस तरीके से मैनेजमेंट को सीख सकते हैं, अपने दिन प्रतिदिन में उनको उतार सकते हैं। इसी तरह की एक कथा पर आज हम बात करेंगे, वंडुपत जातक कथा के बारे में, और साथ ही में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह से वर्गीकरण किया गया है इन जातक कथाओं का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी से मेरा निवेदन है। और पुराने वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो भी जाकर देख लीजिए। स्वागत है जसवीर सर आपका बहुजन साहित्य के प्लेटफॉर्म पर। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर। हम लोग वंडुपत जातक की बात करने से पहले इसका जो वर्गीकरण है इसके बारे में बात करते हैं। अब जातक अट्ठ कथा प्रथम भाग से आरंभ करते हैं। मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी कि संतिके निदान जो है वही जातक अट्ठ कथाओं का ऐसा भाग है जहां से हमें प्रबंध शास्त्र की शिक्षा मिलती है। ठीक है। जो इसका दूसरा दूरे विधान और अविदूरे निदान है, उसका उद्देश्य प्रबंध शास्त्र की शिक्षा देना नहीं। ठीक। वो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की बातें है ना, और किस किस प्रकार से उन्होंने पारमिताएं अर्जित की उनके बारे में। तो वो सबके इंटरेस्ट की चीज नहीं भी हो सकती, लेकिन प्रबंध जो है, किस तरह से हम प्रबंध को अपने जीवन में सीखें, मैनेजमेंट की टेक्निक्स किस तरह से सीखें, सम्यक प्रबंधन की बात किस तरह अपने जीवन में उतारें, वो जो पूरी टेक्निक है वो हमें 547 कथाओं में मिलती है। वो हिस्सा है संतिके निदान का। तो हम संतिके निदान पर भी आगे इसी पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। और इसकी बात जब मैं करता हूँ, आरंभ करता हूँ इस किताब से, तो पहला भाग जो है उसमें परिच्छेद बनाए गए। पहले परिच्छेद में कल हमने एक कहानी सुनी थी अपवर्णक वर्ग। तो अपवर्णक वर्ग में सारे बिजनेसमैन जो थे, उनका ऑडियंस जो बिजनेसमैन था, उनके बारे में ये कथाएं हैं। अपवर्णक जातक है, वंडुपथ जातक है, शेरी वाणिज्य जातक है। इस तरह से 10-10 का ग्रुप उन्होंने बनाया। अच्छा। प्रथम भाग में 10-10 के ग्रुप करके कहा, मतलब 10 बना दिए, 10 ग्रुप। तो 10 ग्रुप बनाने से हो गया 100 कथाएं, ठीक है ना, 100। तो प्रथम भाग में 100 कथाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं 10 वर्गों में। अब हर वर्ग में आप पाएंगे कि गाथा है। अब आप पूछेंगे कि गाथा क्या होती है ना। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि गाथा एक गेय पद है, जिसका मूलतः उच्चारण जो है वो पाली में है, और उसका अर्थ बुद्ध घोष ने साथ साथ हर कथा में उसका अर्थ भी बता दिया हुआ है ना। अब ऐसा कहा जाता है कि वो गेय पद है, भगवान उसका गायन करते थे, लेकिन उसके पीछे एक ही कारण था कि भाई वो चीज याद हो जाए। जो चीज गेय होती है गाने के माध्यम से आज की डेट में भी हम देखते हैं गाना जल्दी याद होता है, जल्दी याद होता है। तो है लिरिकल रचना, और उसे भिक्षु लोग याद कर लेते थे। तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे ब्राह्मण धर्म में जो आरतियां होती हैं, या फिर पुराण की जो आयतें हैं, या फिर और भी जो ब्राह्मण और भी जो कई धर्मों में अलग अलग तरह की पूजा पाठ की जो पद्धति, तो उसमें आरती गाने के रूप में याद हो जाती है, आती है, तो याद हो जाती है। अब इसमें हर कहानी में एक आपको 2 लाइनों की रचना, एक गेय पद जो है उसको गाथा कह लेते हैं। तो जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। दुमेधानम सहस्सेन यज्ञो में उपयाचितो इदानी खोहम यजिस्सामि वहु अधम्मिको जनोति। अब ये 2 लाइनों की रचना है ना। जिस रूप में गाना चाहे, जो अच्छी तरह गा सकते हैं वो गा भी सकते हैं इसको, है ना। और इसका अर्थ जो हुआ वो भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने लिख दिया हुआ है। तो आप हर जातक अट्ठ कथा जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऊपर वो पाली की रचना है और नीचे हिंदी में उसका अनुवाद दिया हुआ है। मसलन इन 2 कहानियों का अनुवाद है, मैंने 1 सहस्र दुर्बुद्धि मनुष्यों की बलि देकर यज्ञ करने की मनौती मानी थी, अतः अब मैं यज्ञ करूंगा, क्योंकि अधार्मिक जन तो बहुत हैं। ठीक है। अब मान लीजिए 2 लाइनों की रचना आपको दे दी जाए,
है ना। तो इससे क्या अर्थ आपको मिलता है? कुछ भी नहीं कि हाँ, कि इसमें एक कहानी छुपी हुई है। कैसे? इन दो लाइनों पहली, जैसे कि एक मैंने 1,000 माने 1,000 दुर्बुद्धि लोगों की बलि देने का वचन लिया है ना। तो अतः अब मैं इस यह यज्ञ करूंगा, 1,000 मनुष्यों की बलि देने का यज्ञ करूंगा। अधार्मिक जन तो बहुत हैं। मतलब अधार्मिक लोग बहुत सारे हैं, तो मैं 1,000 बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 1,000 चुन करके उनका यज्ञ करूंगा, उनकी बलि दूंगा उस यज्ञ में। अब देखिए मजे की बात, ये कहानी इतनी बढ़िया कहानी है। इसे मैंने अपने भ्रष्टाचार प्रबंधन वाली जो बुकलेट छापी थी, उसमें इस कहानी को इंक्लूड किया था। कि देखिए क्या इसके कहानी जो आती है, इसको मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि भ्रष्टाचार प्रबंधन की एक बहुत उम्दा कहानी है। इसका कहानी का नाम है दुम्मेद जातक, है ना। अब ये कहानी है आपके 50 नंबर की कहानी, ठीक है ना। मैं बीच में आ गया सेकंड वाली से, अभी सेकंड वाली पर आ जाता हूँ। इस कहानी के लिए दर्शकों को इंतजार करना पड़ेगा, अपन सीरियल वाइज चलेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। दूसरे नंबर की, क्योंकि फिर अपन लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, बहुत पूरी एक लंबी सीरीज है, तो उसको एक सीरियल वाइज क्रम वाइज रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्रम वाइज रखते हैं। तो मैंने जो ये इसको यूं समझे कि गाथा क्या होती है, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अच्छा, गाथा में पद है जिसको एक गाने के रूप में गाया जा सकता है, और जो भिक्खु जो लोग हुआ करते थे, उनके आसानी से याद करने के लिए तथागत ने इस तरह की रचनाएं की। लेकिन अब ये दो लाइनों की जो गे पद है, इसमें जो अंदर भाव छुपा हुआ है, ये आपको बिना इसकी भूमिका बताए, बिना कहानी को बताए प्रकट नहीं होगा। ठीक, इसका जो अर्थ है वो प्रकट नहीं होगा। इसलिए जरूरी है जातक अट्ठ कथा कही गई। अब इसका अर्थ एक्सप्लेन करने के लिए एक कथा की जरूरत पड़ेगी। इस दो लाइनों का अर्थ एक्सप्लेन करने के लिए पूरी बात समझ में आएगी, तभी जब हम वो कहानी हमको पता लग जाए। इसलिए अट्ठ कथा नाम दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूं सेकंड वाली पर। सेकंड वाली में भी आप यही पाएंगे कि जो वंडु, आप यही पाएंगे कि किस तरह से बुद्ध बोस इसी शैली को लेकर के हर कहानी में इसका निर्वाह करके चलते हैं। गाथा आएगी, बिना गाथा के कहानी नहीं बनेगी। उसी गाथा में ही आपको प्रबंध की उस गाथा में एक कहानी है, उस कहानी का अर्थ खोलने के लिए आपको अट्ठ कथा की जरूरत पड़ेगी। उस अट्ठ कथा के जो भाग हैं, यानी पच्चुपनवत्थु और अतीत वत्थु, है ना। पच्चुपनवत्थु में होगी समस्या और अतीत वत्थु में होगा उसका समाधान, और उसमें होंगे बोधिसत्व। वो बोधिसत्व आपको देंगे कि प्रबंधन की क्या तकनीक है, क्या रहस्य है इसमें प्रबंधन। ठीक है, हम आ जाते हैं अब दूसरी कथा पर। अब दूसरी कथा में देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक शैली अपनाई। नहीं, आप बोलिए कंटिन्यू। कुछ समस्या भी हो रही लगता है। नहीं, आ रही मेरी आवाज? प्रॉपर आ रही। अच्छी बात है। तो देखिए दूसरी कहानी जो आरंभ होती है, कैसे आरंभ की गई है। अकिला सुनो इत्यादि यह धर्म कथा भगवान ने श्रावस्ती में विहार करते समय कही। किसके लिए? एक शिथिल प्रयत्न भिक्षु के लिए। ठीक, ये पहली लाइन में इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक, उसके बाद आती है वर्तमान कथा। ठीक है, अब वर्तमान कथा में देखिए एक जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो ये है कि बुद्ध के श्रावस्ती में विहार करते समय श्रावस्ती निवासी एक कुलपुत्र, है ना, ब्रैकेट में दिया है कुलीन तरुण, ने जेतवन जा बुद्ध के पास धर्मोपदेश सुन प्रसन्न चित्त होकर इंद्रिय सुखों में दुष्परिणाम और संसार के सुख त्याग में शुभ परिणाम देख प्रव्रजित हो भिक्षु दीक्षा यानी उपसंपदा ग्रहण की। भिक्षु जीवन में 5 वर्ष का हो जाने पर 2 मातृकाएं
भिक्षु भिक्षुणी प्रातिमोक्ष और विपश्यना आचरण अंतर्दृष्टि सीख बुद्ध से अपने चित्त के अनुकूल योग क्रिया यानी कर्म स्थान ग्रहण की तथा एक जंगल में प्रविष्ट हो वर्षावास के 3 महीने तक साधना रत रहने पर भी अवभास मात्र या निमित्त मात्र सफलता का आभास लक्षण भी न उत्पन्न कर सका। ठीक है। पश्चात उसके मन में यह विचार हुआ, बुद्ध ने 4 प्रकार के व्यक्ति कहे हैं और शायद मुझे चौथी प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। मेरा अनुमान है इसमें मैं मार्ग या फल कुछ नहीं प्राप्त कर सकूंगा। मैं जंगलवास करके ही क्या करूंगा। बुद्ध के पास जा उनके अति सुंदर शरीर को देखते तथा उनके मधुर धर्मोपदेश को सुनते हुए विचरूंगा। फिर जेतवन वापस चला गया। ठीक है। उसे देखकर परिचितों तथा मित्रों ने पूछा, आयुष्मान तुम भगवान से योग विधि लेकर श्रवण धर्म करने के लिए गए थे, लेकिन वापस आकर संघ के साथ घूम रहे हो। क्या तुम्हारे साधु होने का उद्देश्य पूर्ण हुआ? क्या तुम जन्म ग्रहण से मुक्त हो गए? तो आयुष्मानो, उसका जवाब था, आयुष्मानो मैंने मार्ग या फल नहीं प्राप्त किया। यह सोच कदाचित मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ, अभ्यास छोड़कर चला आया। आयुष्मान दृढ़ पराक्रमी उपदेशक के शासन में प्रव्रजित होकर तुमने अकारण ही प्रयत्न करना छोड़ दिया। आओ तुमको तथागत के दर्शन कराएं। कह उसे लेकर शास्ता के पास गए। शास्ता ने उसे देखकर कहा, भिक्षुओं तुम इस अनिच्छुक भिक्षु को लेकर आए हो, इसने क्या अपराध किया है? भंते यह भिक्षु ऐसे निर्वाणदायक धर्म में साधु बन योगाभ्यास करते हुए अभ्यास छोड़कर लौट आया है। भगवान ने उससे पूछा, सच भिक्षु वास्तव में तुमने प्रयत्न शिथिल कर दिया? हाँ सच भगवान। भिक्षु ऐसे मुक्त की ओर अग्रसर करने वाले धर्म में प्रवृत्त होकर तू संतुष्ट एकांत प्रिय अनासक्त या प्रयत्नवान न बन स्वयं को न जानते हुए क्यों आलसी भिक्षु प्रकट कर रहा है? क्या तू पूर्व जन्म में प्रयत्नशील न था? तेरे अकेले के उद्योगों से मरुभूमि में 500 गाड़ियों सहित जाते हुए आदमी और बैल पानी पाकर सुखी हुए थे। इस समय क्या कारण है जो उद्योग में शिथिल हो गए? वह भिक्षु भगवान के इस कथन से संभल गया। यह बात सुनकर भिक्षुओं ने भगवान से याचना की, भंते इस समय इस भिक्षु का हिम्मत हार बैठना तो हमारे सामने प्रकट है, लेकिन पूर्व जन्म में इस अकेले के प्रयत्न से मरुभूमि में बैलों और मनुष्यों का पानी पाकर सुखी होना हमें मालूम नहीं। वह आपके सर्वज्ञ भाव को प्रकट करता है, हमें वही बात बताइए। तो भिक्षुओं सुनो, भगवान ने उस भिक्षु को ध्यान दिला पूर्व जन्म की अज्ञात बात को प्रकट किया। देखिए अब ये इसे थोड़ा सरल भाषा में दर्शकों के लिए आप बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा वो किया है इंटरजेक्शन। इसलिए कि भाई अब ये कहानी आम पाठक जिस रूप में मैंने सुनाई है, अगर इसे पढ़ेगा तो उसके पल्ले वो बस ऐसे सुनेगा और चलेगा, बहुत कम पड़ेगा। क्योंकि पुरानी अभी भी जितने पुरानी उनमें से कुछ लोग छोड़ के चले गए, छोड़ के। तो कहने का मतलब कि पुरानी शैली, इसकी भाषा जो है वो पुरानी है। आज के जो डिक्शन है, आज का जो है तरीका, उसको समझाने के लिए ही मुझे पुनर्लेखन करना पड़ रहा है हर कहानी का। अब आप देखिए वर्तमान कथा में क्रक्स में क्या बताया हुआ कि एक भिक्षु है जो धनी घर का था, उसको वैराग्य हो गया, श्रावस्ती का था। एक कुल पुत्र, तो कुल पुत्र का अर्थ ये हुआ कि भाई वो कुलीन वर्ग का है, ऊंचे घराने का है ना, धनी परिवार का है, लेकिन उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है ना। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद में वो क्या किया है कि शास्ता के पास आया है जेतवन में। जेतवन में आकर के उसने प्रव्रज्या ली है, उपसंपदा भी मिल गई है। तो जो नियम है संघ के, जो नियम है, प्रव्रज्या के बाद उपसंपदा ली, उपसंपदा के बाद कर्म स्थान मिलता है। कर्म स्थान में क्या होता है, वर्षावास में जाकर के किसी जंगल या प्रांतर निर्जन प्रदेश में जाकर के वो साधना करनी पड़ती है। ठीक है।
3 महीने या 4 महीने की जो है वो साधना करनी पड़ती है। अब ये व्यक्ति जो है ये वर्षावास के लिए भी चला गया है, कर्म स्थान उसको मिल चुका है, लेकिन वहां पर जाकर के उसने देखा कि अरे मुझे तो कोई फल ही नहीं मिल रहा है, विपස්සना भी मैं कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो बैकग्राउंड में जिसको बातें ये मालूम है कि क्या प्रोसेस है संघ में, तो साधना का आप इसको शॉर्टकट में यूं कह सकते हैं कि भाई वो साधना में असफल रहा, वर्षावास में गया लेकिन उसको कुछ मिला नहीं और फालतू मैंने फ्रस्ट्रेटेड हो गया, फ्रस्ट्रेटेड होकर वापस चला आया जैतवन में। तो जैतवन में उसके जो साथी हैं वो पूछ रहे हैं क्या हुआ, तुम तो वर्षावास में गए थे, तो तुम इतनी जल्दी क्यों चले आए, तो क्या तुमको प्राप्त हो गया सब कुछ? स्वाभाविक है तो पूछना। अब वहां पर वो मतलब उसमें हिम्मत नहीं है कि शास्त्रा के पास जाए, लेकिन लोग उसको अपने उसके जो साथी हैं वो ले जा रहे हैं शास्त्रा के पास। तो इसलिए इसमें एक लाइन, हाँ इसीलिए उसमें एक लाइन आती है कि तुम लोग इस अनिच्छुक भिक्षु को मेरे पास क्यों लेके आ रहे? ये आना नहीं चाहते फिर क्यों लेकर आए? बुद्ध फिर भी क्यों लेके आ रहे? तो यहाँ समस्या आती है ना, समस्या यहाँ आ रही है कि भाई आपने किसी को पढ़ाना शुरू किया और वो आदमी जो है वो शिथिल प्रयत्न हो गया, आगे पढ़ना, आगे अपना अभ्यास नहीं कर रहा है, अभ्यास नहीं कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसमें इतने गट्स भी नहीं है कि वो टीचर को फेस कर सके, है ना। तो वहां पर फिर उससे पूछते हैं वो। अब ऐसा भी हो सकता था कि वह भिक्षु से आके कहते कि सर फला फला आदमी जो है वो वर्षावास से चला आया है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये मैनेजमेंट में ये खास बात है कि जो व्यक्ति दोषी है उसको कम से कम प्रबंधक के सामने होना चाहिए, ही मस्ट एक्सप्लेन। इसीलिए क्या कारण, क्या आप क्यों छोड़कर आए, क्या कारण है, हाँ तो शास्त्र इसीलिए से पूछते हैं कि तू शिथिल प्रयत्न क्यों हो गया, है ना। तो अब उसको रास्ते पर लाना। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे हम सभी जब 10th-12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं, तो जब भी हम एग्जाम देकर आते हैं तो हमारे जो जिनके हम कोचिंग पढ़ने जाते हैं वो हमसे पूछते हैं कि क्या करके आए हो, कितना करके आए हो। तो फिर जब ये कहते हैं कि सर ये नहीं आया मैं, तो क्यों नहीं आया, कहाँ दिक्कत थी, ये सारी चीजें वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो सेम वही पैटर्न है कि आपको वही पे है, हाँ आपको जाकर कहीं किसी के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। बरोबर बरोबर। और वहां शास्त्रा जो है अब उसे रास्ते पर लाना चाहते हैं। शिथिल प्रयत्न हो गया, यानी वो प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया, विपස්සना या जो भी साधना की उसको पद्धति बताई गई थी वो करना ही छोड़ दिया, है ना, कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, जिसको बंगला में बोलते ना अमी पारबो ना, हम नहीं सकेंगे, ऐसा भी। तो इस ढंग की भावना उसमें आ गई हुई है कि मैं नहीं सकूंगा सर, ये मेरे से नहीं होगा, हाथ खड़े कर दिए। अब वैसा व्यक्ति जो है वो उसको रास्ते पर लाना है। वो व्यक्ति प्रयत्नशील था, उसमें फ्रस्ट्रेशन आ गया, कुछ प्राप्ति नहीं हुई, उसको अपने मन में एक बोध, ग्लानि बोध हो गया, अब वो पथ से च्युत हो गया, डेविएशन फ्रॉम द पाथ, जो पाथ बताएगा उससे डेविएट कर गया। अब उसको रास्ते पर लाना है। तो रास्ते पर लाने के लिए क्या आवश्यक टेक्निक अपनाई गई है, जो अच्छे प्रबंधक हैं उसको इस्तेमाल करते हैं कि हमें उसको ऐसी बात बतानी है, पहली बात कि वो मेरी बात को अच्छी तरह सुन ले, यानी जो कम्युनिकेशन गैप है, यानी मैंने जो कहा, जो कह करके तुमको भेजा था साधना करने के लिए, देयर इज सम कम्युनिकेशन गैप, है ना, इस बात को वो प्रबंधक समझ रहा है। अब उस कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करना है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर हम उसके अटेंशन को, यानी उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर उसको भी हम सक्रिय कर दें, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल टेक्निक आज भी अपनाई जाती है, आप देखिएगा अपनाई जाती है, उसमें सबकॉन्शियस को उसको एक्टिवेट कर देना है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपका है, लेकिन सबकॉन्शियस में जब वो बात चली जाएगी तब वो उसका संकल्प बन जाएगा। इसलिए ये सक्रिय करने के लिए ये टेक्निक अपनाई जाती है कि भिक्षु, क्या पूर्व जन्म में तुमने ऐसा नहीं किया था? मान लीजिए किसी से कहा जाए, आज भी इसको आप तुम भूल गए, पहले तुमने ऐसा किया था। अब अगला आदमी कहेगा मैंने कब किया था? तो अब ये, यानी उसकी जो एक चेतना है, वो एक सबकॉन्शियस माइंड है, वो सुनने के लिए आग्रही हो जाएगा
उसकी जिज्ञासा जो है कई गुना बढ़ जाएगी कि पहले क्या हुआ था भाई, हमको तो मालूम ही नहीं। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जब वो उदाहरण कथा कही जाएगी, तुमने तो ये क्या किया था कि नहीं किया था, ये सेकेंडरी इशू है। लेकिन आपके जहन में ये बात बैठाने के लिए जब ये कहानी के रूप में, उदाहरण कथा के रूप में बात कही जाएगी, तब हमको वो बात जो है वो उसके सबकॉन्शियस में जाके गहरी बैठ जाएगी और वो रास्ते पर आ जाएगा। ही विल थिंक हिमसेल्फ और वो अपना इम्प्रूवमेंट करेगा। ये टेक्निक है। लेकिन इसमें जरूरी बात सबसे देखनी ये होती है कि जो ऑडियंस है वो किस वर्ग का है, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसके अनुभव क्षेत्र क्या है। अगर मतलब आप कहानी ये दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँ कि ये उसी तरह की बात है कि आप किसी भी आईटी फील्ड का जो पर्सन है ना, आप उसको किसानी की बात नहीं समझाने बैठेंगे, ना ही आप उसके वैसा एग्जाम्पल दोगे। और अगर कोई किसान है तो आपको किसानों की जो भाषा है उसी में आपको उनको समझाना पड़ेगा। आप उसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाओगे या डिजिटल मार्केटिंग का उदाहरण नहीं दोगे या पीएचडी का उदाहरण नहीं दोगे। सही बात। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, अगर आप उसको उसी का उदाहरण देंगे तो वो बेहतर तरीके से समझ पाता है। ठीक है, समझ पाता है। तो कम्युनिकेशन में ये बहुत जरूरी चीज है कि जो लिसनर है उसकी कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए आपकी बात जाए। और मैंने देखा है कि हर जातक कथा में, आप इसको नोट कीजिएगा कि शास्त्रा हमेशा ये देखते हैं कि इसका जो एज ग्रुप क्या है, इसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब की कहानी बनाएंगे। अच्छा। तो यहाँ पर भी चूंकि पहले शुरू में वर्तमान कथा हम बता दिया गया कुलीन वर्ग का है, माने हो सकता है बिजनेस क्लास से हो, इसलिए उसको जो कहानी सुनाई जाएगी वो बिजनेस से रिलेटेड कहानी सुनाई जाएगी। मजे की बात, इसीलिए देखिए इसको अपन्नक वर्ग में रखा गया। अब जो उदाहरण कथा आती है वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें लंबी बात होगी, है ना। गाथा में बात कैसे क्लियर होगी, मैं गाथा सुना के आपको बता दूंगा। देखिए कहानी कैसे गाथा में छुपी हुई है ना। वेल, अब होता क्या है कि भाई गाड़ियों का काफिला जो है चलता है। कल हमने पिछली बार भी सुना था यक्ष की कहानियां जो है, उस तरह से एक व्यापारियों का वाराणसी से काफिला निकला है, माल असबाब लेकर के बैलगाड़ियां निकली है और कांतार प्रदेश में पहुंच जाता है। वहां पानी की घोर कमी है। अब ये भूखे प्यासे जो हैं, बैल भी प्यासे हैं, ये भी प्यासे हैं, इन्होंने अपना पानी भी वेस्ट कर दिया हुआ है। अब क्या करें? अब वो जो है बोलते हैं, अब बोधिसत्व उनका मुखिया है ना, उनके सामने ये बड़ी चैलेंज के रूप में आ गया है कि भाई हम क्या करें, उन लोगों ने पानी का इंतजाम क्या करें। तो वो एक जगह उसको प्रज्ञा से लगता है कि इस जगह पानी ओसिस जैसे होते हैं, उस जगह पानी निकल सकता है। तो कहता है घबराओ नहीं, हम लोग यहाँ खोदना शुरू करते हैं। वो खोदना शुरू करता है। खोदते 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 क्या होता है कि काफी नीचे जब पहुंच जाते हैं तो एक पत्थर पे उनका जो फावड़ा है या जिससे खोद रहे थे वो टकराता है पत्थर में जाकर के। अब उनको तो एकदम निराश हो जाते हैं कि ये पत्थर कैसे अब टूटेगा, है ना। अब यह तो कहाँ पानी, अब तो पानी का कोई चांस ही नहीं है। पत्थर पता नहीं कितना मोटा है, उसके अंदर कैसे जाएगा, वगैरह वगैरह इस तरह करके। अब सब लोग जो है शिथिल हो जाते हैं, सब डीमोटिवेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है कि अब नहीं कुछ हो सकता, अब तो मरना ही है। तब बोधिसत्व जो है वहां पर उसके मन में वो भावना जो है वो प्रबल होती है कि नहीं, मिलेगा पानी। हम संकल्प करता है कि नहीं पानी मिलेगा। वहां कहता है कि नहीं, खोदो और खोदो। अब जैसे ही उसके बाद में वो थोड़ा सा और खोदते हैं तो उसमें से पानी की धारा निकल आती है, फूटती है और पानी। यहाँ पर सर मैं एक उदाहरण में देना चाहूंगा अपने व्यक्तिगत जीवन से। कुछ साल पहले की बात है, तो हम लोग खेत पर कुआं वगैरह खोद रहे थे। तो कुआं खोदते समय, अब वो तकरीबन 20 फीट के आसपास हम लोगों ने खोद लिया था। लेबर नहीं लगी हुई थी, हम ही लोग घर वर के सारे लोग काम कर रहे थे, मैं भी था। तो उसमें क्या हुआ, नीचे पानी तो आया नहीं, लेकिन एक ऐसा स्तर आ गया जमीन का कि जहां पर आप पैर अगर खड़े करके खड़े हो तो उसके अंदर आप घुस रहे थे। दलदल टाइप का। तो वहां पर सब लोगों ने निराश हो गए कि यार अब तो क्या, इसमें कैसे काम करेंगे, ये पानी निकला नहीं है और हम लोग तो घुसते जा रहे हैं और खोदना पड़ेगा। तो फिर वहां पर जो हमारे दादाजी थे, सबसे छोटे वाले, अब तो वो नहीं रहे,
तो उन्होंने फिर बोला जिद करके कि नहीं, अरे सब कोई दिक्कत नहीं है, मैं उतरता हूँ नीचे। और वहां पर फिर हम सब लोगों ने, मैं, मेरे चाचा जी, दादाजी, सब लोग नीचे उतरे, 3-4 लोग जो थोड़े काम कर सकते थे। तो उन लोगों ने फिर वो दलदल की मिट्टी निकालना चालू करी और फिर उसके नीचे पानी मिला। पानी की झड़ी, झड़ी बोलते हैं, झड़ी, तो पानी की हाँ। झील मिल जाती है, तो वो बहुत अच्छा। तो ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण है। और ऐसे ही कई सारी चीजें होती हैं कि हम अपने जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पॉइंट तक एकदम पहुंच जाते हैं और फिर वहां से लौट आते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी में एक लाइन याद आती है कि देयर इज वेरी ए थिन लाइन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। देयर इज ओनली ए थिन लाइन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। तो कहने का मतलब कि वहां बोधिसत्व की जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो निकल के आती है, कि उसकी जो संकल्प शक्ति है वो आती है, और वहां पर उसमें अब देखिए इस बात को एक गाथा के रूप में किस तरह दिया गया है, मैं पढ़ देता हूँ इसको, है ना, ताकि अभी हमने एक एग्जाम्पल दुम्मेद जातक से लिया एक गाथा का, और एक गाथा हम यहाँ इस कहानी में जो है उसको सुनाता हूँ। उसका है, अकिला सुनो वन्नु पथे खणंता उदंगणे तथ पपम अविंदुम एवं मुनि वीर्य बलु पन्नो अकिलासु बिंदे हृदयस संतन्ति। इसका मतलब ये हुआ, प्रयत्नशील लोगों ने बालू के मार्ग में खोदकर पानी पाया, इसी प्रकार वीर्य बल से युक्त मुनि प्रयत्नशील को हृदय की शांति को प्राप्त किया। यानी आप देखिए इस 2 लाइनों में अगर किसी को ये कहानी न बताई जाए और ऐसा कह दिया जाए कि प्रयत्नशील लोगों ने बालू के मार्ग में खोदकर पानी पाया, तो वो तो ये समझ क्या पता लगेगा, रेगिस्तान में खोद के पानी निकाला, तो समझ में नहीं आएगा, पूरी बात समझ में नहीं आएगी नहीं। तो लेकिन बात जो है वो गाथा में है। अब इसलिए जरूरत पड़ी कि इस गाथा को एक्सप्लेन करने के लिए एक अर्थ कथा लिखी जाए, और उस अर्थ कथा में अब बुद्धघोष का दायित्व है, जो लेखक है, अर्थ कथा का लेखक है, वो इसको एक्सप्लेन करे, है ना। और एक्सप्लेन तो ये कहानी अब कह क्यों रहे हैं, शास्त्रा के मुंह से ये कहानी कहलवाई जा रही है, इसलिए कहलवाई जा रही है कि जो भिक्षु है उसने प्रयत्न करना बंद कर दिया है, उसे लग रहा है कि अब आगे और मेरी कोई साधना से कोई फायदा नहीं है, मैं असफल प्राणी हूँ, समझ रहे मेरी बात। तो उसको फिर इस रास्ते पर प्रेरित करने के लिए, पुनः इस रास्ते पर लाने के लिए, उसमें वो विश्वास जगाने के लिए उसको ये जब उदाहरण कथा बताई जाएगी कि अरे पहले तो तुमने देखो कैसे कर लिया था, पानी निकला था कि नहीं निकला था, अगर कहा तुमने पहले किया था पानी निकला था कि नहीं निकला, तो उसको वो बात तभी जिज्ञासु हो जाएगी, पहले कब मैंने किया था। तो ये कथा का, इसलिए जब अंतिम होगा पैरा, तो देखिए अंतिम पैरा में क्या होगा, वो पैराग्राफ में सुनाता हूँ। शास्त्रा ने दोनों कथाएं कर तुलना कर जातक का सारांश, उस समय हिम्मत न हार पाषाण को तोड़कर जन समूह को पानी देने वाला छोटा सेवक यही हिम्मत हारा भिक्षु था। समझिए, है ना, कह दिया कि इसी ने मतलब इतना बड़ा काम कर दिखाया था। अच्छा, ठीक है, तो कर दिखाया था, तो उसको प्रेरित किया कि भाई तुम पहले भी किए थे, अब क्यों नहीं कर सकते हो। यानी उसका मोटिवेशनल लेवल हाई कर दिया। उसमें मैनेजमेंट की इसमें टेक्निक क्या हुई कि भाई जो हिम्मत हारा है उसको हमने विश्वास उसमें भर दिया और वो पुनः अपने पथ पर आ गया, और इस तरह से वो साधना रत हो गया। एक गाथा के माध्यम, गाथा बता दी, गाथा के माध्यम से अब जब भी कोई इस तरह का कांड होगा, मान लीजिए अस्तवीर भी जाते हैं, धम्म कथिक भी जाते हैं जनता में उपदेश करने के लिए, और वहां कोई इस तरह का कांड आ जाता है, तो इनके पास ये सामग्री है इस कथा की, ये उदाहरण कथा कह करके आप औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है इस तरह की चीज सर आपने नोटिस किया होगा, मैंने तो नोटिस किया, प्राइवेट सेक्टर में बहुत पता नहीं इससे प्रेरित होके करते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट का सिद्धांत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसे आप देखिए कि अगर एक टीम में किसी पर्सन ने टारगेट अपना कंप्लीट कर दिया, तो फिर उसको पूरी कंपनी के सामने फिर उसको पुरस्कारित किया जाता है कि देखो ये कर सकता है, तो फिर तुम भी कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम भी कर सकते हो। और फिर बाद में जब अलग अलग टीम के मेंबर्स, अलग अलग टीम लीडर्स अब जब अपनी टीम की मीटिंग ले रहे होते हैं, तो फिर उनको बताते हैं कि देखो
उस व्यक्ति ने तो इतना 100% का वो अचीवमेंट किया है, 200% का ओवर अचीवमेंट किया है, तो जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में दिनचर्या में हम लोग को देखने को मिलती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये क्या है। जी जी जी। तो ये जो सिद्धांत है कि भाई आप जो अपने विश्वास को खो चुका है ना, तो उसमें निराशा आ गई है, उसमें अगर वो उसकी निराशावादिता खत्म कर दे तो वो अपना परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ा सकता है, वो अचीव कर सकता है। ही हैज गॉट द पोटेंशियल, ही हैज गॉट द कैपेबिलिटी। अब भाई जब इतना कुछ किया, वर्षावास तक पहुंच गया है, वहां जाकर साधना में रहता है, किसी पॉइंट पर उसको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको प्रेरित करना, उसका ये हिम्मत बांधना, उसको प्रोत्साहित करना, उसका अपना जो विश्वास जो डिगा है वो कोई भ्रम भी हो सकता है। भाई तुम कर सकते हो, लेकिन तुमको बिलीव नहीं हो रहा अपने पर कि ओ आई कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। उसमें जो ये है, आपको याद है वो किसने कहा था, ट्रम्प ने, किसने, एक अमेरिकी, उसकी भी बात की जाती थी कि यस आई कैन डू इट। तो ये जो भावना है आई कैन डू इट, ये वाली भावना इस कथा से आप प्रबंध का आप उसमें उदाहरण दे सकते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है, अब मैं आ जाता हूं जातकों के इन विवरण पर। देखिए गाथा, इसमें 100 कहानियां है ना प्रथम भाग में, हर कहानी में आपको एक गाथा मिलेगी, ठीक, 2 लाइनों की एक गाथा, और उस गाथा को एक्सप्लेन करते हुए उदाहरण कथा मिलेगी। अब जब लोग कंपाइलेशन कर रहे थे, जब 100 कहानी 100 से ज्यादा बढ़ गई, 200 हो गई, 400 हो गई, तो उनका कंपाइलेशन कैसे किया जाए, वहां प्रॉब्लम आ गई। वहां प्रॉब्लम हुई क्या कि अब जरूरी नहीं कि हर कथा में एक ही गाथा हो, है ना। इसलिए फिर क्या प्रॉब्लम हुई कि भाई ऐसा करते हैं कि जितनी एक गाथा वाली है उनको हम एक जगह कर देते हैं, जो 2 गाथा वाली है उनको एक जगह कर देते हैं। तो जो कंपाइलर थे, जो एडिटिंग कर रहे थे, उनको ये अच्छा लगा कि भाई ये तरीका अपनाते हैं, यू लीव असाइड द इशू कोई भी हो, प्रबंधन का विषय कोई भी हो, हम लोग क्या करते हैं, गाथा पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, गाथा की संख्या पर, कि एक गाथा जिसमें है उसका एक खंड बना देते हैं, जो 2 गाथाओं वाली 2 दूसरे खंड में रख लेते हैं, 3 गाथाओं वाली तीसरे खंड में रख लेते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जातक अट्टकथाओं के जो 6-7 भाग मिल रहे हैं, शुरू में एक कंपाइलेशन कई बार हुआ, तो जो क्लासिफिकेशन करते हुए ये समस्या आई, फिर लोग इशू को भूल गए, मैनेजमेंट का जो इशू है उसको भूल, इसलिए आप रैंडम पाएंगे। खाली गाथा आपको अब 150 कहानियों तक एक गाथा चलेगी, एक 150 के बाद दो गाथाओं वाली चलेंगी, फिर मेरे ख्याल लगभग 100 कहानियों के आसपास और हैं 2 गाथाओं वाली, फिर 3 गाथाओं वाली, फिर 4 गाथाओं, इस तरह से करके कंपाइलेशन हुआ है। और उसमें हुआ ये है कि मिक्सअप हो गया हुआ है, इशू सारे मिक्सअप हो गए, प्रबंधन के इशू सारे मिक्सअप हो गए। अब ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई कि जब आपको इशू वाइज जब बनानी है कहानियां, इशू वाइज जब लिस्टिंग करनी है, अब एक कहानी मान लीजिए भ्रष्टाचार प्रबंधन की 50 नंबर पे, दूसरी भ्रष्टाचार वाली कहानी 300 नंबर पे, उसके बाद चौथी 400 नंबर पे। अब जब भ्रष्टाचार की कहानियां मैं चुन रहा था, तो सारी 547 कहानियों का आप चुनेंगे, उसमें से इशू उठाएंगे, फिर उसकी एक वर्गीकरण, एक है ना, एक क्लासिफाई कर पाएंगे भाई भ्रष्टाचार से संबंधित एक सिस्टमेटिक वे में। इस चीज को तो मैं खुद भी इस समय भुगत ही रहा हूँ। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये किताब है, ठीक है, बाबा साहब के ताल्लुक में जितनी उनके जीवन में तारीखें हुई हैं, जो काम किया, वो सारी डेट्स हैं, लेकिन अब इसमें डेट किस तरीके से, ईयर वाइज डेट है इसमें। एक साल का उन्होंने एक बार एक तरफ लिख दिया, फिर अगले साल का लिख दिया, फिर अगले साल का लिख दिया, फिर अगले साल का। अब मेरी कोशिश ये है कि इसको पूरा फिल्टर लगाकर डेट वाइज मैं लेकर आऊं कि भाई 14 तारीख को क्या इवेंट्स हुए थे। सही है, सही। तो मैं अभी मैंने आपको बताया था एक नई सीरीज पे भी काम कर रहा हूँ, लाइफ ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। तो आप 14 तारीख की डेट्स निकालने के लिए मुझे पूरे 700 पेज को पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। इतनी मेहनत करके वो एक दिन का मुझे निकालना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो यही अवस्था मेरे साथ हुई है, 10 साल लगे। अभी भ्रष्टाचार प्रबंधन की कहानियां कर ली, दाम्पत्य कला प्रबंधन की कर ली, इस तरह से छांट के अब मैं चाहता हूं कि जो पुनर्लेखन कर रहा हूं और इसके बाद पुनर्कंपाइलेशन हो, अब मैं इशू वाइज उसको जो खंड बनाऊं
कि भाई अगर पर्सनल मैनेजमेंट से आपको चाहिए कहानियां तो ये पढ़ लीजिए, है ना, फाइनेंशियल वाली इसमें पढ़ लीजिए, इस तरह से करके उनके अलग अलग खंड कर दूं। तो एक बड़ा काम है और समय लेवा भी है, जैसे आप देख ही रहे हैं, है ना, कि सबको एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, वो सबको एक बार देखना पड़ेगा। कितनी बार आप जैसे सपोज अगर आपने बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आपको ढूंढनी है तो पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़ना पड़ेगा, छाटेंगे। फिर सपोज की दाम्पत्य जीवन चाहिए तो पूरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें से दाम्पत्य जीवन छाटेंगे। या स्टूडेंट्स के लिए क्या है, तो वो पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी आप छाट पाओगे, वो संभव ही नहीं है कि आपको याद हो और आप ऐसे पेज पलटा और छाट गया। तो अब इतना याद तो रहता नहीं कि भाई ये कहना चाहूंगा, देखिए बहुत मेहनत लगती है इस तरह के कामों में, और अगर आप लोग वीडियो देखोगे नहीं, पूरा नहीं देखोगे, शेयर नहीं करोगे, कुछ समझोगे नहीं, तो हम सभी की जो मेहनत है वो उस पर पानी फिर जाएगा। पता नहीं आने वाली जनरेशन इसको किस तरीके से समझेगी, नहीं समझेगी, क्या होगा, जो भी होगा, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग का भी ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग शेयर करें, वीडियो पूरा देखें, जहां जहां शेयर कर सकते हैं वहां वहां शेयर कीजिए। देखिए बुद्ध को मिटाने की साजिश लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन बुद्ध है कि मिटने का नाम नहीं लेते। जमीन खोदो तो भी बुद्ध मिलते हैं, और जमीन के ऊपर भी देखो तो भी बुद्ध मिलते हैं, हर जगह बुद्ध बुद्ध है। तो बुद्ध के संदेशों को जो डॉक्टर जसवीर चावला जी कर रहे हैं काम, वो बहुत जरूरी है, इसको जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सर इसका कथा में कुछ और विशेष रह गया? इसमें देखिए सबसे जो स्टाइल जो है इसकी शैली, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए बुद्ध घोष ने एक शैली अपना ली। उसमें क्या किया है कि हर वर्तमान कथा में वो धर्म सभा की बात लेकर के आते हैं, और जिसमें कि वो एक प्रॉब्लम होगी। जो इनकी अतीत वस्तु आती है उसमें अक्सर, है ना, मैं देखा है करीब 80% कहानियों में वो एक राजा ब्रह्मदत्त का नाम देते हैं। वाराणसी का राजा ब्रह्मदत्त, उस समय की ये परंपरा थी, कोई भी कहानी लिखते हुए कि एक राजा का नाम देना पड़ता था, एक जगह का नाम देना पड़ता था। इसलिए उन्होंने हमेशा क्या किया है कि वाराणसी नरेश ब्रह्मदत्त का शासन काल था, इस ढंग। तो कृपया ये न समझें ये हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। अब आप बनारस का निकाल करके इतिहास खोलना शुरू करेंगे, ब्रह्मदत्त कितने साल जिया। अब भाई 547 कहानियों में अगर 300 कहानियों में ब्रह्मदत्त है तो ब्रह्मदत्त कितना लंबा जिया, है ना, ये एक बहुत बड़ी। और कोई ढूंढना शुरू कर देंगे ब्रह्मदत्त तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसको एक शैली के रूप में अपनाएं, और शैली में मैंने देखा कि इधर भी हम लोगों ने इसको यूज किया। जैसे आप लोग बेताल कथा पहले कभी पढ़े होंगे, हम जो बचपन में थे ना, तो चंदा मामा नाम की एक पत्रिका आती थी, चंदा मामा, है ना, उसमें एक कहानी होती थी बेताल की। तो उसकी देखिए शुरू वाली पंक्तियां कैसे होती थी कि तब राजा विक्रमादित्य ने पेड़ से शव को उठाया अपने कंधे पर और वो चल पड़ा, और वो बेताल बोल पड़ा, हे राजन, तुमको सफर में कठिनाई ना हो, थकान महसूस ना हो, इसलिए तुमको एक कहानी सुनाता। ये लेकिन मैंने और कहानी नहीं है, लेकिन देखी जरूर है। हाँ, तो इस कहानी के अंत में 3 प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का अगर तुमने ठीक ठीक उत्तर न दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब ये हर कहानी में ऐसे आरंभ होता था। तो ये कहानी की एक शैली है ना। इसमें ये नहीं मानना चाहिए कि भाई ब्रह्मदत्त था वहां पर, है ना, ये उस समय का शासक का, ये एक शैली है। अब उसमें खास बात जो है, अगला वो बताएंगे, बुद्ध घोष अगले पॉइंट पर बताएंगे कि बोधिसत्व कहाँ था। जातक जो उस कहानी, क्योंकि जातक है कहानी, तो जातक जो है वो कौन था, तो जातक बोधिसत्व था। हर कहानी में बोधिसत्व जातक है। अब वो जातक कहाँ पैदा हुआ, जातक का मतलब है कि नया पैदा हुआ बच्चा। तो वो जो बोधिसत्व, वो मान लीजिए दिया होगा कि भाई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, या फलानी जगह काशी के किसी गावड़े में पैदा हुआ, या लिख देंगे। और बड़ा होकर के उसने क्या किया, कहाँ शिक्षा दीक्षा। और नॉर्मली आप पाएंगे कि हर समय, माने 90% केसेस में, अगर ये बोधिसत्व बड़ा होके पढ़ाई करता है तो तक्षशिला में पढ़ता है। अच्छा, तक्षशिला उस समय का जो मशहूर विद्या का केंद्र था बुद्ध घोष के जमाने में, जब ये कहानी लिखी जा रही थी। इसलिए वो बोधिसत्व हमेशा सारी शिक्षाएं दीक्षाएं, अब 18 प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करके आया, जो बहुत है नहीं। अब आप देखिएगा कि 18 प्रकार की शिक्षाएं होती थी उस समय, तभी उसका है ना। तो कहने का मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसमें, लेकिन वो एक मतलब एक शैली है।
उसको ये सच नहीं समझना चाहिए कि भाई ये सचमुच में ऐसा हुआ और वो फलाना दिखाना, इस तरह ये शुरू वाली इंफॉर्मेशन देने के बाद में वो कहानी शुरू होगी, वो उदाहरण कथा शुरू होगी जो हमारे लिसनर के मुताबिक होगी। अभी मैंने बताया उसके मैचिंग, उसके अनुभव क्षेत्र की वो कहानी होगी, है ना। और उसमें एक जो बोधिसत्व है, अब उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बोधिसत्व, उसको बताएगा कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वर्तमान कथा में वो इस ढंग से सुलझेगी, तो उसका सम्यक प्रबंधन क्या होगा। तो ये तरीका, ये जो वंडुपत कथा है, वंडुपत जातक कथा है, इससे हमें सीखने के लिए क्या मिलता है? हमें सीखने के लिए मिलता है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि आप एकदम शिखर तक पहुंच जाओगे, लेकिन वहीं से आप लौट के आ जाओगे कि यार अब मुझसे नहीं हो पा रहा। जैसे हम लोग, क्योंकि जब कोई भी बदलाव जब आ रहा होता है ना, तो वो बहुत महीन बदलाव होता है। जैसे आप देखेंगे कि जब आप जिम जाएंगे तो वेट लॉस कर रहे हैं या फिर मसल्स गेन करने चाहते हैं, तो उस समय फिर क्या होगा कि वो जो बदलाव है आपके जिस्म में, आपके शरीर में, वो बहुत महीन है। वो आपको 1 या 2 दिन या 10 दिन में नहीं दिखाई देगा। आप कंटिन्यूसली उस काम को करते जाइए, आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रिजल्ट 100% दिखाई देंगे। तो कभी भी हार नहीं मानना है, हमें कंटिन्यूसली अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते जाना है, चाहे कुछ भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, डॉक्टर जसवीर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे से आप हमें बहुत ही खुल के सारी चीजें समझाते हैं, इन डेप्थ में जाके समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी। उन्होंने हमारे साथ वंडुपत जातक कथा के बारे में बताया, उससे हमें क्या सीख मिलती है, किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, किस तरह की शैली अपनाई गई है, इन तमाम चीजों पर हमने बहुत ही खुल के विस्तार से चर्चा की है। कोई अगर आप लोगों को सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो बहुजन साहित्य को आर्थिक सहयोग कीजिए। बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के बहुजन साहित्य ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं कर पाता है, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी जातक कथा के साथ, किसी ऑथर के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।